हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। कार्बन कंपाउंड्स, यह चैप्टर हमारा चालू है। अब तक हमने इस चैप्टर में बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन अ वर्सेटाइल एलिमेंट, हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये सारे सब टॉपिक्स देख लिए। अगर आपने अब तक मेरे इसके पहले वाले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो आप वो चेक कीजिए, पहले वो देखिए, उसके बाद इस ट्यूटोरियल पे आइए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देखने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मतलब कार्बन कंपाउंड्स के हमें रासायनिक गुणधर्म देखने हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल है जो हमें बुक में पूछे गए। कौन से है? विच इज द कंपोनेंट ऑफ बायोगैस दैट मेक्स इट यूजफुल एज फ्यूल? सेकंड क्वेश्चन, which product is formed by the combustion of elemental carbon? Third question, is the biogas combustion reaction endothermic or exothermic? ये हमें तीन क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है कि बायोगैस में कौन सा कंपोनेंट है जो उसे फ्यूल की तरह यूजफुल बनाता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। बायोगैस में होता है मीथेन, CH4। आप लोगों को पता है CH4 मीथेन का फार्मूला है, और मीथेन ही बायोगैस में होता है जो उसे यूजफुल फ्यूल बनाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बायोगैस में कौन सा गैस होता है या फिर कौन सा कंपोनेंट होता है? मीथेन होता है, CH4। ये बात आपको याद रखनी है। और जो मीथेन है उसे मार्श गैस भी कहते हैं, यानी उसे दलदल वायु ऐसा भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द कंबक्शन ऑफ एलिमेंटल कार्बन? कार्बन का जब कंबक्शन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? अभी कंबक्शन रिएक्शन के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि कार्बन का कंबक्शन होने के बाद CO2 फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोगैस का कंबक्शन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? अभी आपको पता होगा, एंडोथर्मिक मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इमिट होती है या फिर रिलीज होती है। तो जो बायोगैस का कंबक्शन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, यानी उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी हमें कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है? तो हमें ये चार केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है: कंबक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज के ट्यूटोरियल में हम कंबक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंबक्शन, कंबक्शन मतलब ज्वलन। अभी कार्बन का कंबक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमें देखनी है। We have seen in the previous standard that carbon in the form of various allotropes on ignition in presence of oxygen undergoes combustion to emit heat and light and form carbon dioxide। अभी हमें पता है, पहले से ही पता है, हमने पिछले वाले स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि जब हम कार्बन का कंबक्शन करते या फिर कार्बन के जो अलग अलग एलोट्रोप्स होते उनको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते तब हमें क्या देखने को मिलता है? वो लाइट और हीट इमिट करता है, मतलब उससे लाइट और हीट बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है वहां पे, ये हमें देखने को मिलता है। हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स अंडरगोज कंबक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू इमिट हीट एंड लाइट एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द कॉमन प्रोडक्ट। यहाँ पे बोला है कि हाइड्रोकार्बन्स लीजिए या फिर जो मोस्ट कॉमन कार्बन कंपाउंड्स होते उनको लीजिए। अगर हम उनका कंबक्शन करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कंबक्शन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है तो आपको पता होगा, जब हम कार्बन कंपाउंड्स का या फिर हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबक्शन करते तब हीट और लाइट इमिट होती है और दो प्रोडक्ट हमें देखने को मिलती है, दो कॉमन प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 एंड H2O। ये दो कॉमन प्रोडक्ट हमें वहां पे देखने को मिलती है। ये हुआ कंबक्शन के बारे में। यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस दिख रही होगी। C plus O2 gives CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। C मतलब कार्बन है, यहाँ पे जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट देखने को मिलता है। तो ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O plus हीट प्लस लाइट। सेकंड रिएक्शन में CH4 यानी मीथेन दिया गया है। मीथेन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तो मिलने ही मिलने, उसके साथ हीट और लाइट भी मिलेगी। मतलब CH4 का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, या फिर हम बोलेंगे जब मीथेन का कंबक्शन होगा, यहाँ पे हम कंबक्शन रिएक्शन देख रहे हैं, तो CH4 यानी मीथेन का जब कंबक्शन होगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट ये मिल रहा है। उसके बाद है इथेनॉल, CH3CH2OH। अब इसका नाम इथेनॉल कैसे आया? मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में पढ़ा है। अगर अब तक आपने मेरा ट्यूटोरियल नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, ताकि आपको आगे जो भी कंपाउंड के नाम आएंगे वो उससे आपको समझने में आसानी जाएगा। तो CH3CH2OH, इथेनॉल का जब कंबक्शन होता है यानी वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, इथेनॉल प्लस 3O2, तब हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट। 2CO2 प्लस 3H2O प्लस हीट प्लस लाइट। तो ये रिएक्शन है कुछ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि हमारे घर में LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें कौन सा कंपोनेंट होता है? आपको पता होना चाहिए।
एलपीजी में एक कंपोनेंट होता है जो कि कंबस्टिबल कंपोनेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कौन सा कंपोनेंट होता है? वो प्रोपेन होता है। और उस प्रोपेन की क्या रिएक्शन है जो हमें देखना है, तो आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी C3H8 यानी प्रोपेन प्लस 5O2, मतलब उसका जब कंबक्शन होगा तो हमें क्या देखने को मिलता है, तब हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है 3CO2 प्लस 4H2O प्लस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिख रही होगी जो हमारे बुक में दी है। यहाँ पे क्या बोला है, पहले तो हमें एपरेटस और केमिकल्स दिए गए, उसके बाद प्रोसीजर है। एपरेटस में है बंसन बर्नर, कॉपर गॉज, मेटल प्लेट, टीटीसी। अभी जो एपरेटस में जो नाम आपको दिख रहे हैं, बंसन बर्नर, कॉपर गॉज, इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि मतलब उनका आपको प्रॉपर फंक्शनिंग क्या होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एपरेटस में हमारे पास है बंसन बर्नर, कॉपर गॉज, मेटल प्लेट, टीटीसी। केमिकल्स हमें दिए गए इथेनॉल, एसिटिक एसिड और नेप्थेलिन। इथेनॉल आपको पता होगा, एसिटिक एसिड और नेप्थेलिन, ये हमें केमिकल्स दिए गए। चलिए देखते हैं प्रोसीजर क्या है। प्लेस वन ऑफ द अबव केमिकल्स 3-4 ड्रॉप्स और पिंच ऑन अ क्लीन कॉपर गॉज एट रूम टेम्परेचर. Hold it on a blue flame of the Bunsen burner and observe. Each smoke shoot seen to form due to combustion. Hold the metal plate on the flame when the substance is undergoing combustion. Does any deposit get collected on the plate? Which color? Repeat the same procedure using other chemicals from the above list. यहाँ पे हमें क्या बोला है प्रोसीजर में, हमें कुछ नहीं करना, जो हमें ऊपर केमिकल्स दिए गए उनमें से कोई भी एक केमिकल लेना है, उसके 3-4 ड्रॉप लेने हैं आपको और क्लीन कॉपर गॉज के ऊपर डालने। कॉपर गॉज मतलब, चलिए आपको एक आइडिया देते हैं। कॉपर गॉज मतलब एक जाली होती है, कॉपर की जाली होती है जिसके नीचे एक रॉड लगा हुआ होता है, वो होता है कॉपर गॉज। तो उसके ऊपर हमें 2-3 ड्रॉप उस केमिकल के लेने। कौन से केमिकल? ऊपर आपको दी गई इथेनॉल, एसिटिक एसिड और नेप्थेलिन। एक एक करके आपको प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो हमने एक केमिकल लिया, उसके 3-4 ड्रॉप कॉपर गॉज के ऊपर डाले रूम टेम्परेचर यानी कक्ष तापमान पे, और उसको हमें बंसन बर्नर का जो ब्लू फ्लेम होता है उसके ऊपर रखना है। बंसन बर्नर होता है, जो बर्नर होता है उसकी फ्लेम होती है ब्लू कलर की, मतलब उसमें फायर होती है, तो उसके ऊपर हमें रखना है और ऑब्जर्व करना है हमें देखने को क्या मिलता है। क्या हमें कुछ स्मोक या सूट देखने को मिलता है क्या? स्मोक मतलब धूल होता है, सूट मतलब काजड़ी, इनमें से कुछ हमें देखने को मिलता है क्या कंबक्शन की प्रोसेस के दरमियान? और आपको क्या करना है, जो मेटल प्लेट है एक धातु की पट्टी, उसको फ्लेम के ऊपर आपको रखना है। जब वो कंबक्शन की प्रक्रिया चालू होगी तब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्या, कुछ मतलब हम क्या बोल सकते हैं, डिपॉजिट उस प्लेट के ऊपर देखने को मिलेगा क्या, कुछ थर उस मेटल प्लेट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा क्या? अगर देखने को मिलेगा तो उसका कलर कौन सा होगा, ये आपको पूछा गया है। और ये जो प्रोसीजर है आपको हर एक केमिकल के साथ करनी है, जैसे इथेनॉल, एसिटिक एसिड और नेप्थेलिन, और ऑब्जर्व करना है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, तो चलिए देखते हैं। इन द अबव एक्टिविटी इथेनॉल इज अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड while naphthalene is an unsaturated compound. अभी आपको पता है सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले ही। सैचुरेटेड मतलब जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। जनरली सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न विद क्लीन ब्लू फ्लेम। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उन जो बर्न होते तब कौन सी फ्लेम हमें देखने को मिलती है, क्लीन ब्लू फ्लेम, नीले रंग की फ्लेम हमें देखने को मिलती है। while unsaturated carbon compounds burn with yellow flame एंड रिलीज ब्लैक स्मोक, और जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं वो येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, और उसके साथ ब्लैक कलर का स्मोक भी आपको देखने को मिलेगा। इट इज द ब्लैक स्मोक ड्यू टू विच अ डिपॉजिट ऑफ ब्लैक सूट गॉट कलेक्टेड ऑन द मेटल प्लेट। अभी हमने जो मेटल प्लेट रखी थी कंबक्शन के प्रोसेस के दरमियान उस फ्लेम के ऊपर, तब हमें कुछ पूछा था कि आपको कुछ डिपॉजिट देखने को मिलता है कि आपको काले रंग का डिपॉजिट देखने को मिलेगा जब आप अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का कंबक्शन कर रहे होगे तब, क्योंकि वो येलो फ्लेम के साथ जलता है और ब्लैक कलर का स्मोक भी रिलीज करता है। तो ब्लैक कलर का स्मोक उस मेटल प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसे हम सूट भी बोल सकते हैं, यानी काजल की तरह हमें देखने को मिलता है, और उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? कंपेरिजन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट्स दैट portion of carbon is larger in unsaturated compounds than in saturated compounds. अभी जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड्स का, तो अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो कार्बन का पोर्शन है वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के कंपैरिजन। एज अ रिजल्ट सम अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर आल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग कंबक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में कार्बन का पोर्शन ज्यादा होने के कारण कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं, मतलब वो पूरे जलते नहीं है, थोड़े आधे जले हुए कार्बन के पार्टिकल्स रह जाते हैं। While in the flame, these hot carbon particles emit yellow light and therefore the flame appears yellow.
और जो ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, फ्लेम में जलते, तब वो हॉट कार्बन पार्टिकल्स क्या करते हैं, येलो लाइट इमिट करते, उनसे येलो लाइट निकलती है, देयरफॉर फ्लेम अपीयर्स येलो, और इसलिए हमें जो फ्लेम है वो येलो कलर की देखने को मिलती है जब हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का कंबक्शन या फिर बर्निंग देख रहे होते हैं तब। However, if oxygen supply is limited, a yellow flame is obtained by combustion of saturated compounds as well. और सैचुरेटेड कंपाउंड के वक्त भी अगर आपको येलो फ्लेम देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऑक्सीजन का सप्लाई कम कर दोगे तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स भी बर्निंग के वक्त येलो फ्लेम दिखाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स नॉर्मली ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स नॉर्मली येलो फ्लेम के साथ बर्न होते। मगर अगर आप ऑक्सीजन का सप्लाई कम करोगे तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी येलो फ्लेम के साथ बर्न हो सकते। आपको एक बात यहाँ पे समझ में आई है या नहीं मुझे पता नहीं, जो यहाँ पे बोला गया है कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में कार्बन का पोर्शन ज्यादा होता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से। अभी ऐसा क्यों बोला है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। कंपाउंड ए में मेरे पास 10 एटम्स है टोटल मिला के, कंपाउंड बी में भी मेरे पास 10 एटम्स है टोटल मिला के, लेकिन कंपाउंड ए में मेरे पास 7 एटम है कार्बन के और 3 एटम है अदर किसी भी एलिमेंट के, और कंपाउंड बी में मेरे पास 5 एटम है कार्बन के और 5 एटम दूसरे कौन से एलिमेंट के है। कंपाउंड ए में 7 कार्बन के एटम है, इसका मतलब 70% पोर्शन कार्बन का है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और कंपाउंड बी में सिर्फ 5 कार्बन के एटम है आउट ऑफ 10, इसलिए 50% कार्बन है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा, कंपाउंड ए में कार्बन का पोर्शन ज्यादा है क्योंकि वहां पे 70% कार्बन है, 10 में से 7 कार्बन एटम है, और कंपाउंड बी में कार्बन का पोर्शन कम है क्योंकि वहां पे सिर्फ 5 ही कार्बन के एटम है 10 में से, इसका मतलब 50% कार्बन है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्शन किस तरीके से हम देख सकते हैं, मतलब आपको आइडिया आ गया होगा कि कार्बन का पोर्शन कंपाउंड में किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो अनसैचुरेटेड में कार्बन का पोर्शन ज्यादा होता है, सैचुरेटेड में कम होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते, अनसैचुरेटेड कंपाउंड येलो फ्लेम के साथ बर्न होते। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन कार्बन कंपाउंड की सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हमें देखनी है। ऑक्सीडेशन मतलब हम बोल सकते हैं ऑक्सीडीकरण। You have seen that carbon compounds start burning by combining easily with oxygen in the air when ignited in air. आपको तो पता है कार्बन कंपाउंड्स अगर हम एयर में बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो जलने लगते, मतलब उनका कंबक्शन होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बस ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन के संगत में वो जलने लगते जब हम उन्हें जलाएंगे, इग्नाइट करेंगे तब। In this process of combustion, all the chemical bonds in the molecule of the carbon compound break and CO2 and H2O are formed as the products. In other words, the carbon compounds is completely oxidized during combustion. क्या बोला है, ये जो combustion का process है इसमें उस molecule के जिस compound का हम burning कर रहे हैं, जिसका हम combustion कर रहे हैं, उस compound का जो molecule है या फिर जो molecule है उसमें जो chemical bonds है वो क्या होंगे, सारे के सारे break होंगे और CO2 और H2O हमें देखने को मिलेगा। हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, CO2 और H2O। हमने अभी कंबक्शन में देखा था कि हमें CO2 और H2O बाय प्रोडक्ट मिलता है, तो CO2 और H2O हमें प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे जब हम ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तब। हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, उस कार्बन कंपाउंड का पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन हो गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से वो कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। केमिकल कंपाउंड्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। Substance that can give oxygen to other substances are called oxidants और oxidizing agents. ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दूसरे केमिकल कंपाउंड्स भी कुछ सब्सटेंस को ऑक्सीजन का पूरा उठा कर सकते हैं। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल कंपाउंड्स ऑक्सीजन की सोर्स की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सोर्स की तरह मतलब वो ऑक्सीजन देंगे दूसरे सब्सटेंसेस को, और इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या फिर ऑक्सीडेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन देते हैं। सब्सटेंसेस दैट कैन गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की सोर्स की तरह काम करते हैं, वो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट बोल सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट आर कॉमनली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दो कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे बोले गए, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऐसे सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन देते हैं रिएक्शन के दरमियान, इसलिए हम उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। कौन से है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अफेक्ट ऑन सर्टेन फंक्शनल ग्रुप इन प्रेजेंट कार्बन कंपाउंड।
ये बात इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही अपना रिएक्शन दिखाते, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अपना रिएक्शन दिखाते हैं। मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पे अलग अलग हो सकता है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। हमें ज्यादा डिटेल में नहीं है इसके बारे में, लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वो कंपाउंड किस तरीके से रिएक्ट होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन में भी हमें एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे भी हमें कुछ एपरेटस दिए गए, टेस्ट ट्यूब, बंसन बर्नर, मेजरिंग सिलेंडर, ड्रॉपर, ईटीसी। केमिकल्स दिए गए, इथेनॉल, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हमें इस्तेमाल करना है। अभी हमने देखा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह उपयोग करना है उसका। सोडियम कार्बोनेट का भी यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट हमें सिर्फ अल्कलाइन सोल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो चलिए प्रोसीजर देखते हैं। पहले टेक 2-3 ml इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब, add 5 ml sodium carbonate solution to it and warm the mixture by holding the test tube on the burner for a while. Do dropwise addition of a dilute solution of potassium permanganate to this warm mixture with stirring. Does the typical pink color of potassium permanganate stays at its own addition? Does the pink color stop vanishing and stays on after some time of the addition process? तो क्या बोला इस प्रोसीजर में, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है। कौन सा कलर होता है? पिंक कलर। अभी प्रोसीजर ध्यान से सुनिए। हमें क्या करना है, 2-3 ml इथेनॉल लेना है टेस्ट ट्यूब में। इथेनॉल 2-3 ml लेना है टेस्ट ट्यूब में। उसके अंदर हमें 5 ml सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन डालना है। क्यों डालना है सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन? अभी मैंने आपको बताया था कि हमें सोल्यूशन को अल्कलाइन बनाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 2-3 ml इथेनॉल में 5 ml का सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन डालेंगे। उसके बाद उस मिक्सचर को हम बर्नर के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमें उस मिक्सचर को थोड़ा वार्म करना है, थोड़ा सा गर्म करना है। और हम क्या करेंगे, फिर उस मिक्सचर को हिलाते हिलाते उसके अंदर ड्रॉपर से डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। उस वार्म मिक्सचर के अंदर हमें क्या करना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके ड्रॉप्स हमें डालने। मतलब हम क्या करेंगे, ड्रॉपर से उसके अंदर एक एक ड्रॉप डालते जाएंगे। किसका? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का। और हमें क्या करना है, उसके साथ हिलाते भी रहना है। हिलाते क्यों रहना है? क्योंकि हमें कलर ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे हमें पूछा है, डज द टिपिकल पिंक कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्टेज एज इट इज ऑन एडिशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट उस मिक्सचर के अंदर डालते जाएंगे तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर है वो उस सॉल्यूशन को भी मिलता जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद ऐसा होगा कि वो जो पिंक कलर है वो वैनिश हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट हम डाल रहे हैं वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस रिएक्शन में वो इस्तेमाल हो जाएगा। वो क्या होगा, उस रिएक्शन में यूज्ड अप हो जाएगा, मतलब उसका यूज हो जाएगा रिएक्शन में, मतलब वो खत्म होता जाएगा, तो उसका कलर भी खत्म होता जाएगा। लेकिन फिर से हमें वो पिंक कलर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बार ऐसा आएगा कि जो इथेनॉल जिसका ऑक्सीडेशन हम करने वाले हैं वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा का जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो फिर से अपना पिंक कलर दिखाएगा और इसलिए सॉल्यूशन का कलर फिर से पिंक हो जाएगा। अभी आपको रिएक्शन देखने से सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रही होगी। इथेनॉल CH3CH2OH gives CH3C double bond OH यानी इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 बोला है। यहाँ पे आपको सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन का कुछ भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो हम डालने वाले हैं वो किस लिए डाल रहे हैं, हम सिर्फ हमें सॉल्यूशन को अल्कलाइन करना है। तो यहाँ पे इसलिए सीधा सीधा अल्कलाइन KMnO4 बोला गया है, यानी इथेनॉल के साथ हमने सोडियम कार्बोनेट भी डाला है, ये मतलब हमें समझ के लेना है, इसलिए हम अल्कलाइन KMnO4 बोल रहे हैं। तो इथेनॉल में जब अल्कलाइन KMnO4 डालेंगे, यानी जो अल्कलाइन KMnO4 मतलब KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 है पोटेशियम परमैंगनेट। जैसे जैसे हम इथेनॉल में वो डालेंगे वो किस में कन्वर्ट होगा, इथेनोइक एसिड में। CH3C डबल बॉन्ड OH इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा। On adding the pink colored solution of potassium permanganate to ethanol, the pink color disappears in the beginning. This is because potassium permanganate is used up in the oxidation reaction. वही बोला है, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को डाल रहे हैं उस इथेनॉल के अंदर, तब वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है उसका पिंक कलर शुरू में, क्योंकि वो उस रिएक्शन में यूज्ड अप हो रहा है, मतलब इस्तेमाल हो रहा है। At a certain point of the addition, oxidation of all the quantity of ethanol in the test tube is complete. लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पूरा का पूरा इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। If the addition of potassium permanganate is continued beyond this point,
इट इज नॉट यूज्ड अप एंड बिकम्स एक्सेस। और इसके बाद भी अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट अगर डालते जा रहे हैं तब क्या होगा, उसका तो कुछ काम नहीं बचेगा, तो वो एक्सेस में बन जाएगा, मतलब वो एक्स्ट्रा अमाउंट में उस सॉल्यूशन में रहेगा। द पिंक कलर ऑफ दिस एक्सेस पोटेशियम परमैंगनेट डज नॉट वेनिश बट स्टेज एज इट इज। और हमें क्या बोला है, इसीलिए जो एक्सेस पोटेशियम परमैंगनेट होगा जो सॉल्यूशन में बाद में बचेगा उसका पिंक कलर वेनिश नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो आशा करता हूं आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, हमने पहला कंबक्शन देखा, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन देखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।